नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का जो चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस चैप्टर के हम बहुत ही शानदार से बड़े वाले क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद हमें क्लियर करेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, चलिए। एक भिन्न का अंश, हमारे पास एक भिन्न है, उस भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। भिन्न यानी कि एक ऐसी संख्या जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। ठीक है, उसी की एक कंडीशन दी गई इस सवाल में कि उस भिन्न का जो अंश है वो उसके हर से 3 कम है। अंश और हर में पहले से रिलेशन दिया गया है कि अंश हर से 3 कम है। ठीक है, पहले इसी कंडीशन को बना लेते हैं। अब क्योंकि हमें अंश दिया गया कि हर से 3 कम है, इसका मतलब हमें हर मानना पड़ेगा। सॉल्यूशन करते हैं मेरे भाई। माना भिन्न का हर, जो हमारी भिन्न है हम उसका हर मान लेते हैं x। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि जो अंश है वो हर से 3 कम है, तो उसका मतलब भिन्न का अंश क्या हो जाएगा भाई मेरे, भिन्न का जो अंश है वो हो जाएगा x माइनस 3। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंडीशन हमें यही दी गई है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, अगर हम इस अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दें, यानी कि पहले भिन्न बना लो, उससे भिन्न क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास जो फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है वो बन जाएगी अंश बटे हर। यही होगी, सिंपल सी बात है। अंश हमारे पास कितना है x माइनस 3, हर कितना है x, तो हमने इससे भिन्न बना ली है। अब उसने कहा कि अगर हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग इतना हो जाएगा। तो हमारे पास ये भिन्न बन गई। अब नई भिन्न बना लेते हैं पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नई भिन्न, नई भिन्न कैसे बनेगी, जो पहली भिन्न है हमारे पास उसमें से ने कहा है कि अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग ये हो जाता है। तो नई भिन्न हमारे पास ये बनी है x माइनस 1, 2 प्लस है 3 माइनस है तो माइनस 1 हो गया और अपोन में है x प्लस 2। ये आपके पास नई भिन्न बन चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि इसका और इसका दोनों का जोड़ प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली भिन्न और जो नई भिन्न है इन दोनों का जो जोड़ है मेरे भाई, यानी कि जो योगफल है वो बराबर दिया हुआ है 29/20। सिंपल सी बात तो कहने की ये है। भिन्न और भिन्न में ये कंडीशन लगाने के बाद कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने के बाद जो नई भिन्न बनी है इसका और पहली भिन्न का जो जोड़ है वो मेरे भाई 29/20 के बराबर है। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है कि दोनों अपोन के नंबर है, इनके भिन्न है तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई, दोनों के जो हर है वही इनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम देगा। ये आ गया मेरे भाई एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये है ये आपके पास x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये x आएगा इसके साथ, x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास है 29/20। बस अब तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या करते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, आपको उसके साथ ऑपरेट करना तो कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, x इंटू x माइनस 3 है ना, फिर 2 को उसके साथ ऑपरेट करेंगे तो 2 इंटू x माइनस 3 अपोन क्या भी अगला भी नेक्स्ट भी रह रहा है, सब लिख लेते हैं साथ के साथ। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जब आप x की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर और 1 में करेंगे तो माइनस का x आ जाए। अपोन में जो भी है इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x।
एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x, सिंपल है। और इज इक्वल टू में जो भी मेरे भाई आपको दिया गया उसे बिना शोर मचाए यहां पर लिख लीजिए 29/20। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 में करेंगे 3x, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 3 या 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अपॉन में आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। ठीक है भाई, थोड़ा सिंपल करना है, अब आपको ध्यान से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो गए क्योंकि प्लस के हैं, 2x स्क्वायर हो गया आपके पास। अब एक्स वाले देखते हैं, देखिए 3x माइनस है, 1x माइनस है, माइनस के 4x और प्लस के 2x, तो माइनस का 2x बचेगा आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माइनस 6 और अपॉन में मेरे भाई आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 29/20। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से समझते रहना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर इसकी इधर, ठीक है, तो इसकी इधर का मतलब 20 आ जाएगा इनके साथ, कुछ इस तरीके से 29 आएगा इसके साथ, 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है दोस्त, मेरे प्यारे से बच्चों, 20 की मल्टीप्लाई करिए, 20 दूंगी 40, x की घात 2, फिर 2 में करेंगे ये भी आपका 40x, फिर 6 में करेंगे माइनस 20 6 120 इज इक्वल टू इसकी करते हैं 29x स्क्वायर, 29 की 2 में करेंगे तो 2 में 18, 2 दूनी 4 और 1 5, इतने x। सिंप्लीफाई होता जा रहा, हमारे पास एक इक्वेशन बनने वाली है, बस ध्यान से समझते जाना। दोनों टर्म को इधर लाएंगे तो इधर आके दोनों माइनस हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120, ये भी माइनस हो गया इधर आके 29x स्क्वायर, और ये भी माइनस हो गया 58x और इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे भाई, 40 से आपने 29 को माइनस किया तो कितने बचे 11, 11x की घात 2, ये गया ये गया, 40x और 58 यानी कि 58x, 98x ये हो गए मेरे भाई, 98x बचा आपके पास 120, वो भी माइनस का, और इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण बन गई। अब हमें इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है अपने मेथड से। अब आप इसमें गुणनखंड विधि लगाओ, द्विघाती सूत्र लगाओ, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसे तो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि पहले गुणनखंड विधि से अगर हो जाए तो अच्छा है। 11 की मल्टीप्लाई 120 में करो पहले, यहां पर 11 गुणा 120, 11 0 0, 11 दूनी 22 2, 11 के 11 और 2 13, 1320 के ऐसे फैक्टर करने हैं मेरे भाई जिन्हें माइनस करके 98 आए, जिन्हें माइनस करके आपको 98 मिले, 98 मिले, ढूंढने पड़ेंगे भाई। मल्टीप्लाई यानी कि इसके फैक्टर करके आपको देखने पड़ेंगे, सोचते हैं 110 गुना 12। एक्चुअली मैंने ऐसे सोचा, देखो आप भी सोचें कहां से मिल गया, इस जीरो को मैंने यहां से एक बार को हटा लिया, 132 यह है 1320, तो मैंने मान लिया 132 है, तो 132 के फैक्टर करके देख रहा हूं मैं, तो अगर मैं 12 की गुणा 11 में कर रहा हूं तो मुझे 132 मिल रहा है ना, और एक जीरो लगा दी तो 1320 मिल रहा है। और ध्यान से देखिए 110 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे तो आपको 98 मिलेगा, सिंपल सी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो यहां से मिला मुझे मेरे भाई ये, कभी आप सोचो कि कहां से मिल गया 1320, 110 से 12 माइनस करेंगे तो आपको 98 मिल जाएगा। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, आ गए यहाँ पे भैया, इधर आ जाइए बाबा, 11x की घात 2 माइनस 98x और माइनस 120 इज इक्वल टू मेरे भाई 0। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए हम क्या कर रहे हैं, एक बार देख लेता हूं मैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 11x की घात 2 माइनस, आपको फैक्टर मिल चुके हैं, क्या मिले हैं 110 और 12,
110 माइनस 12x माइनस 120 बराबर 0। तो यहां पर आपका हो जाएगा 11x की घात 2 माइनस 110x और ये माइनस माइनस प्लस 12x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, दोनों से 11 कॉमन ले लिया आपने, यहां पर 11 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहां पर क्या बचा 1x और माइनस यहां पर बचेगा 10। दोनों से यहां पर 12 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा x माइनस 10 और बराबर आ गया मेरे भाई 0। x माइनस 10 दोनों से कॉमन है, x माइनस 10 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 11x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारी गुणनखंड विधि चल रही है, गुणनखंड विधि। एक बार आप इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 पुट करेंगे, तो यहां से x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और यहां से x की वैल्यू आपको मिल गई मेरे भाई 10। एक बार इसे 0 पुट करेंगे तो 11x प्लस 12 बराबर 0 और यहां से 11x बराबर माइनस 12। ठीक है, तो x बराबर आ गया माइनस 12/11। आपको x की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। एक बार पुनः रिपीट करता हूं पूरे सवाल को। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से था, एक भिन्न जिसका अंश उसके हर से 3 कम है। हमारे पास एक भिन्न है यानी कि एक फ्रैक्शन है जिसका अंश उसके हर से 3 कम है, यानी कि हर को आपने क्या मान लिया x। अगर हर को आपने x माना है तो अंश हर से 3 कम हो गया, x माइनस 3। ज्यादा कहता तो x प्लस 3 हो जाता। तो अगर हमारे पास अंश और हर ये है तो हमारी भिन्न बन गई अंश बटे हर, अंश बटे हर ये बन गया। फिर उसने नई कंडीशन दी कि अगर हम अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दें, तो अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, जोड़ने से हमारे पास नई भिन्न ये बन गई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो नई भिन्न बनी है वो और जो पहले से भिन्न बनी है वो, उन दोनों का जो जोड़ है वो 29/20 के बराबर है। तो भिन्न दोनों का जोड़ बराबर 29/20। दोनों का एलसीएम लिया, दिशा आ गया, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस इधर, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस इधर। यहां के बाद हम पहुंचे इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को इसके साथ ऑपरेट कर दिया, x के साथ x माइनस 3, 2 के साथ x माइनस 3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने यहां पर कर दी और अपॉन में जो था उसकी भी मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ये एच डी रहा, ये एच डी रहा, ये एच डी रहा। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, माइनस 3x और माइनस 1x हो गया माइनस का 4x और उसमें से आप 2x ऐड करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू दिस अपॉन में वाला दिस। इसके बाद क्योंकि ये भी अपोन का नंबर है, ये भी अपोन का, तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस करने से 20 इसके साथ आ गया, 29 इसके साथ आ गया। 20 की मल्टीप्लाई की सब में, यहाँ पर 29 की मल्टीप्लाई की सब में। फिर इन दोनों को मैं इधर लाया, इधर आने से ये भी माइनस, ये भी माइनस। फिर इससे से माइनस करा, देखो 40 माइनस 29 11x स्क्वायर बचा, 40x भी माइनस है, 58x भी माइनस है, 98x बचा, 120 माइनस इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, 120 की मल्टीप्लाई 11 में की तो 1320 हो गया। 1320 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके आपको क्या मिला 98, तो वो फैक्टर मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिए। ढूंढने के बाद अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आपको पता ही है कैसे किया है मेरे भाई, ठीक है। ये आपका है किसी द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने का तरीका। डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको बताया है, अगर आप डायरेक्ट वाला भी अप्लाई करोगे तो आंसर आपको 101% मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना है क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिए, सब कुछ नोट कर लीजिए ऊपर से नीचे तक, ठीक है। इसके बाद ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है भैया, इसी सीरीज को धीरे धीरे और आगे बढ़ाते चलेंगे, ध्यान से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, एक और शानदार सा सवाल लेकर आ गया हूं। शानदार और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है क्योंकि इस टाइप का सवाल आपको पेपर में मैक्सिमम चांस है कि आ जाएगा। समकोण त्रिभुज, देखिए एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया दिया गया है आपको 30 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। यह है आपका राइट एंगल ट्रायंगल।
यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है एक एंगल 90 डिग्री होता है, दिस वन। जो इसमें नीचे वाली साइड होगी उसे हम आधार यानी कि बेस बोलते हैं, और जो सीधी खड़ी हुई भुजा है इसे लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये आपका कर्ण होता है हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों, ये तो समकोण त्रिभुज की थोड़ी सी बात हुई। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज आया था तो मुझे आपको बताना बहुत जरूरी था कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपको? 30 वर्ग सेंटीमीटर। सॉल्यूशन लिखते हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे से बच्चों। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया, इज इक्वल टू आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर की घात 2 यानी कि 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसने कहा है यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 अधिक हो, ऊंचाई ये कहलाएगी। उसने कहा कि अगर उसकी ऊंचाई आधार से 7 ज्यादा हो, लेकिन आधार तो हमें पता ही नहीं तो आधार को मान लेंगे, माना आधार की माप या आधार की लंबाई बराबर है x सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, अगर उसके आधार की माप x सेंटीमीटर है तो उसने कहा है कि उसकी जो ऊंचाई है वो आधार से, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई? ऊंचाई इज इक्वल टू हो जाएगी x प्लस 7 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, 7 ज्यादा है। चलिए, बस इतना ही कुछ आपको दिया गया और इसने पूछा है कि इसकी आधार की माप निकालो। आधार और लंबाई दोनों निकल जाएगी क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी समकोण वाला। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है, वैसे तो सबके लिए होता है लेकिन यहां और आसानी से आपको समझ में आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है दोस्त, और ये आपको मेरे भाई दिया गया है, ये आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर की घात 2। क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? 30। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है आपके पास? x, हाइट कितनी है? x प्लस 7, और इज इक्वल टू मेरे भाई आपको दिया गया है 30। 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा और x की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगी, x स्क्वायर प्लस 7x, क्योंकि 2 में है तो 30 के साथ जाएगा तो 30 गुना 2 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 60 और इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल किया जाता है वो आपको पता है। 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करके आपको 7 मिले, 12 पंजे 60 हो गए, यहां पर लिख लेते हैं 12 पंजे हो गए आपके 60। ठीक है मेरे भाई, और 12 से 5 गए आपके पास बचे हैं 7, यही तो चाहिए आपको। ठीक है भैया मेरे, अब देखिए, अब आपको उसके फैक्टर करने हैं, डायरेक्ट से नहीं करने, डायरेक्ट भी मेथड आपको बताएगा लेकिन उससे नहीं करने, आपको फैक्टर वाले मेथड से करते हैं। तो सिंपल है, चलते जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा? 12 माइनस 5 x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, x को अंदर ऑपरेट करेंगे, माइनस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन लेंगे दोनों से, तो यहां पर बचेगा मेरे भाई x प्लस 12, यहां से आप माइनस 5 कॉमन लेंगे, इसका जो भी साइन आता है वो हमेशा कॉमन बनता है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, तो x प्लस 12 और यहां पर बचेगा x माइनस 5। ठीक है मेरे भाई, मेरे प्यारे से बच्चों, ये आ गए आपके फैक्टर। तो फैक्टर कुछ इस तरीके से बन गए हैं, x प्लस 12 इज इक्वल टू आप रख लेंगे 0,
अलग अलग रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -12। ये रखेंगे x -5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी +5। तो x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी माप है, माप तो कभी नेगेटिव में होगी नहीं। इसका मतलब x इज इक्वल टू -12 तो हम ले नहीं सकते। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यानी कि x आधार की जो माप है वो आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। आधार की माप, आधार की माप जो है मेरे भाई वो आ गई है 5 सेंटीमीटर। और अगर वो आपसे लंब पूछता यानी कि ऊंचाई पूछता तो ऊंचाई भी निकाल लेते आप। तो ऊंचाई कितनी हो गई मेरे भाई, इससे 7 ज्यादा है, यानी कि 5 + 7 = 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। देखिए द्विघात समीकरण का सवाल है, लेकिन सवाल अलग है। इसमें इन सवालों में क्या होता है, अलग अलग कंडीशन के सवाल दिए जाते हैं, लेकिन सब सवाल से पहुंचना एक ही जगह, कहां, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होगा, क्योंकि उसके बाद तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, तो सवाल को बड़े ध्यान से समझना है कि उसमें हमें क्या दिया गया है और क्या हमें करना है। ठीक है, देखिए इससे पिछला सवाल था वो आपका भिन्न का सवाल था, अंश और हर बिल्कुल अलग था एकदम से। ये आपका एकदम से समकोण त्रिभुज का सवाल आ गया, ये उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, तो कंडीशन को समझ के सवाल से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और बनाने के बाद उसे सॉल्व करके आपको वो वैल्यू निकाल लेनी है जो आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नोट करते चलिए, क्योंकि उसके बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए आने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखते रहिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूं। चलिए दोस्तों, एक और बेहतरीन सा सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आपके सामने आ गया। पहले सवाल को समझते हैं। सवाल की इंपॉर्टेंस समझिए। जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं सारे अलग अलग टाइप के सवाल हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में आपको क्या करना है, पहले कंडीशन को समझ के इक्वेशन बनानी। जहां आपने समीकरण बनाई द्विघात, फिर आप तो सॉल्यूशन निकल जाना है। ठीक है, चलिए। एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार, यहां पर आ गया है आयताकार, खेत है वो भी है आयताकार, यानी कि आयत के आकार का है। ये हमारा एक खेत हो गया। आयत आप समझते ही हैं, ये एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है दोस्त, देखिए क्या कहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण आपको पता ही है, दो कोनों को मिला दो तो विकर्ण बन जाएगा, ये आपका विकर्ण होगा। ठीक है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई से 60 ज्यादा है, तो हम चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहले मान लेते हैं, माना खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। अगर इसकी ये भुजा x मीटर है तो विकर्ण कितना हो जाएगा, खेत का विकर्ण। कंडीशन दी गई है खेत का विकर्ण 60 ज्यादा है, तो x + 60 हो जाएगा भाई, इतने मीटर। फिर आगे चलते हैं। यदि बड़ी भुजा यानी कि ये वाली भुजा जिसे हम लंबाई बोल रहे हैं, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा कितनी है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, x + 30। ये आपका हो गया x + 60। बस अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते जाइए। तो बड़ी भुजा कितनी हो गई है, बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा बराबर हो गई है x + 30 मीटर। चलिए, जो कंडीशन आपको सवाल में दी गई थी वो मैंने सारी आपके सामने लिख दी है। अब कंडीशन समझिए क्या है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, इस खेत का जो हमने विकर्ण मिलाया है, ये विकर्ण इसे दो भागों में बांट रहा है, और दोनों भाग देखने में क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो उसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम इसका नामकरण कर देते हैं A
बी और सी। तो जो त्रिभुज एबीसी है मेरे भाई वो एक समकोण त्रिभुज है। ये उसका आधार है, ये इसका लंब है और ये इसका कर्ण है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हम करेंगे, अगर हम इसे एक समकोण त्रिभुज मान लें, खेत को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लें कि ये वाला हिस्सा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो खेत के लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, याद आया कुछ? आएगा भाई आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई? बस वही तो याद दिलाना। देखे क्या होती है, आपके पास आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2 और बराबर होती है कर्ण, जो कि यहाँ की विकर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। बस लगा दीजिए, सब कुछ पता है आपको। आधार कितना है यहाँ पर, आइए देखिए। आधार का मतलब ये वाला भाग कितना है, x प्लस 30 की घात 2 प्लस लंब कितना है, दिस वन, ये है आपका x स्क्वायर। कर्ण यानी कि विकर्ण जिसे आप कह रहे हैं x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, आपने जो चीज दी गई थी वो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उसमें अप्लाई कर दिया। बस खोलना है इनको। a प्लस बी की घात 2 का सूत्र खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बस। एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाएगा 900 प्लस इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 60x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर करेंगे 6 36 3600 हो गया और प्लस 6 दूनी 12 120 x हो गया भाई। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड ऐसा करते हैं, एक एक्स स्क्वायर को हटा ही देते हैं भाई। तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, उन्हें इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा सब। 3600 3600 माइनस 120x और उधर क्या बचा है आपके पास, 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं। 60x माइनस 120x, 60 में से 120 गए, माइनस के 60x बचेंगे। 900 प्लस है, 3600 माइनस है, तो माइनस के बचेंगे आपके पास 2700 और बराबर आ गया भाई 0। बस जहां हम जाना चाह रहे थे वहां पहुंच चुके हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। 2700 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके आपको 60 मिले, यानी कि 27 के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें माइनस करके आपको 6 मिले। 9 या 27, तो इसका मतलब 90 गुना 30, 90 गुना 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 2700, यानी कि 90 में से आपको 30 माइनस करने पड़ेंगे तभी तो 60 मिलेगा। ठीक है, तो आपको फैक्टर मिल चुके हैं। बस ये समझिए अब आपका होमवर्क है। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, यहां के बाद आप फैक्टर यानी गुणनखंड विधि लगाएंगे, आपको आराम से आंसर मिल जाना। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, x इज इक्वल टू क्या आना है। आपने क्या ढूंढ लिए हैं, 90 और 30 मिले हैं आपको। ठीक है, 9 या 27 वो फैक्टर मिल चुके हैं। अब आपको इन दोनों को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपको माइनस के 60 मिले। आपको माइनस के 60 कब मिल सकते हैं, जब आप 30 से 90 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। जब आप 30 से 90 को माइनस करेंगे तो आपको माइनस का 60 मिलेगा। यही तो चाहिए आपको। इसका मतलब इनके साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, तो 90 तो हो गया प्लस और 30 हो गए माइनस। तो आपके फैक्टर मेरे भाई में निकाल दिया मैंने, x बराबर 90 और माइनस के 30। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की, क्योंकि हमें भुजाएं पूछ रहा है। अगर x निकल गया तो ये आपका लंब यानी कि इसकी चौड़ाई हो जाएगी और जो आधार है वो उसकी लंबाई से 30 ज्यादा हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 30 है 90 है तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी मेरे भाई, ये तो होगी 90 और उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 90 प्लस 30 हो जाएगा 120। तो लंबाई बराबर हो जाएगी 120 मीटर
और चौड़ाई यानी कि b बराबर हो जाएगी 90 मीटर। ठीक है, अब आप कहोगे इसका क्या करना है, क्योंकि ये माइनस है, माप को हम माइनस में ले नहीं सकते, इसका मतलब ये तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, वैसे ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको गुणनखंड विधि से पूरा सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको x की वैल्यू यही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस अपनी इस इंपोर्टेंट सीरीज को जो हमारी द्विघात समीकरण की चल रही है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।